हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन फॉर 29 मई 2021। फर्स्ट न्यूज़ है, यूएस जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बना है एफडीआई में। कि सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई इंडिया में कहाँ से आ रही है? यूएस से। यूएस ने किसको रिप्लेस किया है? मॉरिशियस को। और अभी जो है टोटल यूएसडी इन्फ्लोज जो हो इंडिया में हुआ है अराउंड $13.82 बिलियन। देन टॉप पे कौन सी कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है? सिंगापुर। ये भी आपने याद रखना है। और थर्ड कंजेकेटिव टाइम जो है सिंगापुर टॉप सोर्स रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल अगर एफडीआई की बात करें तो ये 19% ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले साल से। इसका रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन किया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग जो हैं वेज निकाले हैं। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया का इम्प्रूव हुआ है। देन उसके बाद जो थर्ड जो कंट्री है वो है मॉरिशियस। मॉरिशियस के बाद जो एफडीआई आ रही है वो आ रही है यूएई से, केमन आइलैंड, नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी एंड सीप्रस से। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। देन अगर 2020 एंड 21 की बात की जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है एंड हार्डवेयर सेक्टर जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लोज आया है एफडीआई का, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड देन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो याद रखना आपने, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सेक्टर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड जो थर्ड है वो है सर्विस सेक्टर। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट किया उनको बता देता हूँ मैं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई होता है, इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये कि मान लो एक्स कंपनी है, यूएस की कंपनी है वो। उसने क्या किया कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अपना बनाया, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक उसकी कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में। अब देखो, जब फिजिकल प्रेजेंस होगी तो एफडीआई से क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा, जॉब्स भी मिलेंगी। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हुआ कि मान लो एक्स कंपनी है यूएस की, उसने क्या किया कि इंडिया की किसी कंपनी के शेयर जो है वो परचेज कर लिया, वहाँ पे क्या कर लिया, उनका शेयर होल्डर बन गया, बट किसी भी तरह की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टेबल देखा जाए कि स्टेबल कौन सी है इन दोनों में से, तो वो है एफडीआई। नेक्स्ट देखते हैं माइस रेन इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है प्लेग की। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में कि क्यों, रीज़न क्या है कि वहाँ पे प्लेग आई है। अब देखो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे देखने को मिली है कि अब बहुत ज़्यादा प्लेग जो है वो फैल गई है। देन वन ऑफ द वर्स्ट प्लेग जो है इसको बोला गया है इन डिकेड्स। और स्टीव हेनरी जो है एक रिसर्चर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलियाज नेशनल साइंस एजेंसी के। इन्होंने बोला है कि ये जो प्लेग है इसका कारण क्या है कि अनयूजुअल जो अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट हुई है विच कॉज्ड अ सरप्लस ऑफ माइस अर्लियर इन द सीजन। की जो अबंडेंट ग्रेन प्रोडक्शन हुई है कि वहाँ पे जो खेती है ग्रेन्स की वो बड़ी है, हार्वेस्टिंग उसकी हुई है, उसकी वजह से क्या हो गया कि माइस की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गई है। देन हालांकि जो माइस होते हैं उनका ब्रीडिंग साइकिल जो है छोटा होता है, बट एक ही बार में वो अराउंड जो है लीटर्स में वो बर्थ देते हैं। लीटर्स का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं इनके वो मल्टीपल बच्चे आते हैं। ठीक है, लीटर्स में मतलब लगा लो कि 10-12 बच्चे एक ही साथ आ रहे हैं, और हर 21 दिन बाद जो है वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। और एक और रीज़न बताया कि माइस जो है वो खाने में इतने चूज़ी नहीं होते। आपने देखा होगा कि कई बार वो न्यूज़पेपर जो है वो भी खा जाते हैं, या जो आपके पेपर्स होते हैं वो भी, कपड़े भी कई बार चूहे वो कर देते हैं, काट लेते हैं। तो ऐसे कोई चूज़ी नहीं है, जो मिलता है उनको खा लेते हैं वो। तो इसकी वजह से क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स की हो गई है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है माइस की बढ़ गई है, और वो प्लेग का रीज़न है। देन एक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने बताया कि जो रोडेंट्स हैं जिसमें रैट्स और माइस दोनों आते हैं, ये सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ममल्स हैं अर्थ के ऊपर आफ्टर ह्यूमंस। देन रोडेंट्स कैन ऑल्सो कोज डिसीजेज सच एज, रोडेंट्स जो हैं या जो ये माइस हैं
प्लेग्स तो होता ही होता है इनके साथ इनसे। दूसरा क्या होता है, लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि यूरिन जो होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स का, उनके यूरिन से फैलती है। अब यूरिन जो है वो सॉइल में भी मिक्स हो सकता है, वहाँ से अगर आपको इन्फेक्ट हो जाए तो ऐसे जो है जो डिसीज़ है उसको बोलते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। दूसरा है टाइफस फीवर। टाइफस फीवर, अब टाइफस फीवर भी जो है इसके साथ हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो है दे कैन ऑल्सो कैरी फ्लीज और टिक्स दैट कैन हार्म ह्यूमन, दैट कैन हार्म पेट्स एंड ह्यूमन। ठीक है, जो फ्लीज हैं या टिक्स हैं, टिक्स होते हैं जो अब एनिमल्स में आपको देखोगे कि हमें मिलते हैं, उनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। देन मतलब जो ये टिक्स हैं, फ्लीज हैं, ये पेट्स और जो ह्यूमन दोनों में ही ये बीमारी फैलाते हैं। देन रिसर्च जो एक कैरी आउट की थी ग्रेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, इन्होंने बोला है कि अगर फोस्फाइड जो है, जिंक फोस्फाइड की अगर क्वांटिटी जो है वो चूहे मारने की जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन है चूहे मारने वाली, उसमें अगर डबल कर दी जाए तो उससे क्या होगा कि जो ये माइस का नंबर है इसको हम कम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च द अथॉरिटीज़, और इस रिजल्ट जो रिसर्च हुई है इसके बाद जो है अथॉरिटीज़ ने डिसाइड कर लिया कि वो जो जिंक फोस्फाइड है उसकी क्वांटिटी जो है वो डबल कर देंगे माउस पेट्स में। देन प्लेग के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेग जो है ये होती है, बैक्टीरिया है एक, जिसका नाम है पेस्टाइस, यर्सीनिया पेस्टाइस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम आपने याद रखना है, यर्सीनिया पेस्टाइस। ये जूनोटिक बैक्टीरिया है, यूजली फाउंड इन स्मॉल ममल्स एंड देयर फ्लीज, कि जो स्मॉल ममल्स होते हैं और उनके ऊपर जो मक्खियाँ या ऐसे वो कीड़े होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। देन पीपल इन्फेक्टेड विद दिस बैक्टीरिया ऑफन डेवलप सिम्टम्स आफ्टर एन इंक्यूबेशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 to 7 days, की 1 से लेकर 7 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन जो इसकी क्लिनिकल फॉर्म्स हैं वो दो तरह की हैं मेनली, एक है बिबोनिक प्लेग एंड सेकंड है न्यूमोनिक प्लेग। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक थर्ड फॉर्म भी है उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब प्लेग जो है ये ट्रांसमिट होती है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में बाय बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड टिश्यू एंड इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। या तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनसे, या जो इनके ऊपर जो है फ्लीज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं या कोई ऐसे कीड़े होते हैं, उनकी वजह से प्लेग फैलती है। सीवियर डिसीज़ है जो फैटेलिटी रेट हो, मतलब जो डेथ जो है, डेथ रेट वो अराउंड 30 to 60% है बिबोनिक टाइप में, एंड इज़ ऑलवेज फैटल फॉर न्यूमोनिक काइंड व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड। और जो दूसरी है न्यूमोनिक काइंड है, न्यूमोनिक टाइप है, उसमें भी जो है फैटेलिटी रेट रहता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए टाइम पे। और अगर कंफर्मेशन करनी हो तो कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं, लैब टेस्टिंग के थ्रू हम प्लेग का पता कर सकते हैं, जिसमें जो है आइडेंटिफाई करते हैं वाई पेस्टाइस। ये क्या है, एक फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पस फ्रॉम द ब्लड और स्पर्टम, अ स्पेसिफिक वाई पेस्टाइस एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय डिफरेंट टेक्निक्स। अब इसमें जो एंटीजन होता है वो क्या है कि वो वाई पेस्टाइस जो है एंटीजन हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, जो रैट टेस्ट उसको बोलते हैं कोविड के लिए, कि जिसमें हम एंटीजन चेक करते हैं कि क्या हमारी बॉडी में वो एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो वाई पेस्टाइस एंटीजन, आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि वाई पेस्टाइस जो एंटीजन है ये किस डिसीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है, तो कौन सी डिसीज़ होगी वो, प्लेग। देन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है इसका सबसे इफ़ेक्टिव है प्लेग बैक्टीरिया के लिए, बट इसमें जो है अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है ताकि जो है फैटेलिटी रेट जो है वो कम किया जा सके। 3 टाइप्स की प्लेग हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बिबोनिक प्लेग। बिबोनिक प्लेग जो है ये पर्सन के लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को, बॉडी से टॉक्सिन्स और जो और अनवांटेड मटेरियल होता है उसको कम करने में, कि उनको ख़त्म करने में, जितनी भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उनको ख़त्म करने के लिए हमें हमारा जो है सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है। क्लियर? देन जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका मेन जो फंक्शन होता है
वो होता है कि ट्रांसपोर्ट करना लिम्फ को। लिम्फ जो है एक फ्लूइड है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। WBC उसको उनको बोलते हैं, ठीक है। देन तो इफ लेफ्ट अनट्रीटेड द bubonic plague कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू आइदर निमोनिक और सेप्टिसेमिक प्लेग। तो सेप्टिसेमिक प्लेग भी हो सकती है अगर इसको हम ट्रीट ना करें टाइमली पे, या निमोनिक प्लेग भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है? मेनली फीवर हैं, चिल्स हैं, चिल्स मतलब आपको ठंड लगेगी, वीकनेस आ जाएगी, हेडेक हो सकता है। देन निमोनिक प्लेग जो है WHO के अकॉर्डिंग निमोनिक प्लेग क्या है? मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म ऑफ प्लेग है और 24 टू 72 आवर्स में ही पर्सन जो है उसकी डेथ हो सकती है। ये कब होती है? जब आपके लंग्स जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। जब लंग्स में जो बीमारी फैल जाए तो उसको बोल देते हैं हम निमोनिक प्लेग। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ प्लेग दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है प्लेग की अगर ट्रांसमिशन की बात करें वो सिर्फ निमोनिक प्लेग से हो सकती है। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, हाईली कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मैंने आपको मतलब बताया था कि ईजिली फैल सकती है ये। ट्रांसमिसिबल है मेयरली बाय कफिंग, कि आप खांसने से ही ये आपको फैल सकती है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है। थर्ड है सेप्टिसेमिक जो प्लेग है। ये कब होती है? जब बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई कर जाते हैं ब्लड में, मतलब जब ब्लड में बैक्टीरिया पहुंच जाइए तो उससे क्या होगा? बैक्टीरिया एंड सेवरल सेप्सिस आपको हो सकता है। देन ये मैंने आपको बताया कि जब बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम में आपके ब्लड स्ट्रीम पे इम्पेक्ट करेगा तब सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये तो प्राइमरी थी, सेकेंडरी कैसे हो सकती है कि बिबोनिक प्लेग है वो आगे बढ़कर क्या होगी है वो, और जो है जब इन्फेक्शन बढ़ गया बॉडी में, इन्फ्लामेशन बढ़ गया बॉडी में, और बिबोनिक से वो क्या होगा कि आपकी ब्लड में इम्पैक्ट कर रही है, तब ऐसी जो फॉर्म होगी उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। यहाँ पे भी मोर्टेलिटी रेट जो है वो है अराउंड 40% है, और अगर ट्रीट ना किया जाए टाइमली तो 100% मोर्टेलिटी, 100% जो है डेथ भी हो सकती है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 14 डे लिमिट फॉर एम्ब्रोयो स्टडी ड्रॉप्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें समझा देता हूँ कि एम्ब्रोयो जो होता है उसकी 14 डे तक जो है रिसर्च जो है कर सकते थे पहले स्टेम सेल्स के लिए, जो स्टेम सेल रिसर्च थी। अब जो है उस पर इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। जो 14 डेज़ की स्टडी है, अब क्या हो गया कि इन्होंने कुछ रीज़न साइड किए हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इन्होंने बैन किया है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले इसके हम वो पढ़ लेते हैं कि आर्गुमेंट क्या है कि ये जो रिसर्च है ये क्यों होनी चाहिए, कि ये प्रोहिबिट जो है ये क्यों होनी चाहिए। ह्यूमन्स एम्ब्रोयो रिसर्च हैज़ बीन अ एथिकल इशू बिकॉज ऑफ कंपीटिंग व्यूज़ अबाउट द मोरल स्टेटस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रोयोस। एक तो ये मोरल एक एथिकल इशूज़ आ जाता है कि जिसमें जो बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है थोड़ा ख़तरा हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर जो रिसर्च की जा रही है, क्योंकि वो भी तो एक लिविंग एंटिटी है। देन एम्ब्रियोस हैव द मोरल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड कंसिडर्ड प्रोटेक्टेबल ह्यूमन लाइफ। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि उसको एक प्रोटेक्टेबल एक ह्यूमन लाइफ कंसिडर किया जाता है। और अगर ये रिसर्च कर ऐसे चलती रही तो हो सकता है कि एम्ब्रोयस जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ऐसे कि वो डिस्ट्रक्शन की तरह ही है कि हमने जो एम्ब्रियोस हैं उनके ऊपर रिसर्च की, ठीक है, फिर जो है एम्ब्रियोस जो है उसकी डेथ होगी इन केस। तो ऐसे जो है ये मोरल एक एथिकल इशू आ जाता है जो यहाँ पे रेस किया है। देन रिसर्च क्यों होनी चाहिए, फेवर क्या है, रिसर्च क्यों करनी चाहते हैं। उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इससे क्या होगा कि साइंटिफिक और थेराप्यूटिक इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। देन इसमें जो है हम कैंसर सेल ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर सेल ग्रोथ जो है बॉडी में वो कैसे हो रही है। देन इसमें जो एक और चीज़ है कि हम जो कॉन्जिनाइटल डिसीज़ होती हैं वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्जिनाइटल डिसीज़ अलॉन्ग विद
कॉन्जिनाइटल डिसीज़ और जो मिस कैरेजेस होता है लेडीज़ में, विमेन में जो मिस कैरेज होता है, उसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन्होंने बताई है कि जहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकती है। और कॉन्जिनाइटल डिसीज़ कौन सी होती हैं? ये वो डिसीज़ हैं जो फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब फिज़िकल जो हमारी बॉडी है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर देती हैं। जो बर्थ टाइम में, मतलब जो बेबी होता है, मान लो उसमें जो अगर फिज़िकल डिफ़ॉर्मेटीज़ होती हैं, तब इनको हम स्टडी कर सकते हैं और इनको रोका जा सकता है कि कैसे जो है कि इसकी जो मदर है, वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे जो है पूरी रिसर्च यहाँ पे की जा सकती है। तो मिसकैरेज जो है और कॉन्जिनाइटल डिसीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देन काफ़ी जो लैब्स हैं, आप देखो एक नई चीज़ आ गई है, काफ़ी लैब्स जो हैं वो लैब ग्रोन जो है आर्टिफिशियल मॉडल होता है जो ह्यूमन एम्ब्रियोज का, उसके ऊपर काम कर रही हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियोज जो है वो हम जो लैब में वो डेवलप करेंगी। बट यहाँ पे भी एक एथिकल कंसर्न आ जाता है, क्योंकि 14 डेज़ के बाद उसको एक लिविंग जो एंटिटी कंसिडर किया जाता है। तो इसके ऊपर भी अभी सवाल है कि क्या इसके ऊपर जो रिसर्च करने की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो हमें क्या जो है इन लैब्स को परमिशन देगी या नहीं। तो ये भी एक एथिकल कंसर्न यहाँ पे है। देन नेक्स्ट जो है न्यूज़ देखते हैं, बांग्ला लंका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अब यहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इन्होंने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, इसको मैं आपको लेमन टर्म्स में बता देता हूँ कि मान लो दो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जिसमें क्या होगा कि वो एक दूसरे से जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफाइंड टर्म्स होती हैं, मतलब कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा कि मान लो श्रीलंका ने बांग्लादेश ने डिसाइड किया अगर श्रीलंका को लोन देने के लिए कि श्रीलंका जो है वो लोन ले सकता है बांग्लादेश से अराउंड $70 जो है टका के हिसाब से, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, कि 70 रुपीज़ जो है उसका एक्सचेंज रेट, 70 टका जो है उसका एक्सचेंज रेट रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट ही एप्लीकेबल होगा जब तक करेंसी स्वैप जो है एग्रीमेंट है। कि मान लो बांग्लादेश ने बोला है कि जितना भी श्रीलंका बांग्लादेश से लोन लेगा अगले 2 साल के लिए, उस लोन जो है उसके ऊपर हम उसको 70 टका पर डॉलर के हिसाब से ही देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंसी स्वैप जो है एग्रीमेंट कंट्रीज आपस में कर लेती हैं, ताकि जो है एक तो करेंसी पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हाई हो जाता है, मान लो अभी तो 70 टकाज हैं एक्सचेंज रेट वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि 70 टकाज है, मान लो कल को 80 टकाज हो जाता है वो, बट श्रीलंका जो है वो 17 टकाज के हिसाब से ही पे करेगा। तो एक्सचेंज रेट बढ़ भी जाता है तो यहाँ पे श्रीलंका जो है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो चीज़ है, ये करेंसी स्वैप चलता है। इंडिया और जापान में भी एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। एक्सचेंज रेट आपको पता ही होगा, जैसे जो अभी एक्सचेंज रेट है अराउंड वो है 73 रुपीज़ हैं $1 के अगेंस्ट, मतलब $1 की कीमत जो है इंडियन रुपी में वो कितनी है, 73 रुपीज़ है। देन आगे देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि बांग्लादेश जो है वो किसी कंट्री को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। और ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि श्रीलंका जो है वो किसी सार्क कंट्री की हेल्प ले रहा है। अब देखो सार्क कंट्री जो है इसके एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आपको मेंबर्स पता होने चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनका एक निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ, MBBS पेन, ठीक है, आपने याद रखना है MBBS पेन। M से क्या है, मालदीव्स, देन B से बांग्लादेश, देन B से भूटान, S से श्रीलंका, MBBS पेन, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N से नेपाल। तो आपको याद रहेगा, ये है सार्क की जो मेंबर्स हैं उनको याद करने का एक निमोनिक। देन तो फर्स्ट टाइम जो है सार्क कंट्री से श्रीलंका जो है इस तरह का एग्रीमेंट जो है कर रहा है। देन बांग्लादेश हालांकि एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर नहीं माना जाता है, बट जैसे ही आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, और अगर यहाँ पे हम स्टैट्स देखें तो 5.2%
बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है 2020 में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये 6.8% तक जा सकती है 2021 में। तो ये स्टैट आप एक बार देख सकते हो। तो मैंने ये जो कंट्री है ये हायर ग्रोथ के रेट के कारण ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है, काफ़ी मिलियन ऑफ लोगों को इन्होंने क्या किया है, पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और पर कैपिटा इनकम भी है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल जो है इनकम है वो इंडिया को सरपास कर लिया, इंडिया को पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश ने। देन ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया कि ये फर्स्ट टाइम है कि बांग्लादेश जो है ऐसा कोई जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। हालांकि श्रीलंका ने पहले इंडिया को अप्रोच किया था, बट इंडियन अथॉरिटीज़ ने कुछ उनको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो श्रीलंका को बांग्लादेश की तरफ जाना पड़ा। श्रीलंका में टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा था, और उनको लगा कि अगर इंडिया की तरफ से हम और वेट करते रहे तो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म होने की कगार पर आ सकती है। तो इन्होंने बांग्लादेश जो है उसके साथ स्वैप एग्रीमेंट किया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एरेकोमाइमस सोसोरिया जो है ये एक जो है क्रिकेट की स्पीशीज़ है। क्रिकेट आप जो है इसको हम लेमन टर्म्स में टिड्डा भी बोल देते हैं, जो लोकल स्लैंग है उसमें। तो इसका नाम है जयंती, जयंती नाम दिया इसको। 12th सब जीनस बना है स्पीशीज़ का क्रिकेट का, आइडेंटिफाइड अंडर द जीनस एरेक्नोमाइमस सोसूरिया 1897। ये मिला कहाँ से है? कुर्रा केव्स हैं, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखना आपने, कुर्रा केव्स हैं। बाय अ टीम ऑफ जूलॉजिस्ट हेडेड बाय डॉक्टर रंजना जैसवरा। ये कहाँ से हैं? जूलॉजी डिपार्टमेंट किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एंड द न्यू सबजीनस वॉज नेम्ड जयंती आफ्टर प्रोफेसर जयंती बिस्वास। जयंती बिस्वास के नाम से इनका जो है नाम रखा गया है क्रिकेट का। देन रेक्नोमाइमस जो है जीनस नेम्ड बाय स्विस एंटोमोलॉजिस्ट होता है जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। हेनरी लुइस फ्रेडरिक ने जो है नाम रखा था, जो है उनके नाम से नाम पड़ा है इनका इस सब जीनस का। और ये जो क्रिकेट्स हैं ये स्पाइडर की तरह दिखती हैं, और ये जो नाम है रेक्नोमाइमस ये डिराइव हुआ है एंशिएंट ग्रीक से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखो क्रिकेट्स जो होते हैं ना, जो टिड्डे होते हैं, ये मेनली लाउड जो है कॉल के लिए, मतलब जो आवाज़ निकालते हैं लाउड, स्पेशली नाइट में, उसके लिए ये काफ़ी इनको नोटिस किया जाता है। मेल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस द साउंड बाय रबिंग देयर विंग्स अगेंस्ट ईच अदर टू अट्रैक्ट फीमेल्स। जो मेल क्रिकेट्स होती हैं ये क्या करते हैं, अपने विंग्स को आपस में रब करते हैं जिससे आवाज़ निकलती है, और ये फीमेल जो क्रिकेट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है आवाज़ निकाली जाती है। देन द फीमेल्स लिसन टू दिस कॉल्स यूजिंग ईयर्स लोकेटेड ऑन देयर लेग्स एंड अप्रोच द फीमेल। मतलब ये मेटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है एक्टिविटी हो जाती है यहाँ पे। बट ये जो जयंती स्पीशीज़ है, सब जीनस है, स्पीशीज़ है, ये ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकालती है। और इनकी जो फीमेल्स हैं इस स्पीशीज़ की, इनकी फीमेल्स में ना ही कान है और ना ही जो मेल जो क्रिकेट हैं स्पीशीज़ के, जयंती स्पीशीज़ के, ना ही वो ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये अपनी जो एब्डोमेन है या कोई और जो बॉडी पार्ट है उसको केव की वॉल, ये देखो कुर्रा केव्स में मिले जैसे मैंने आपको बताया, तो केव की वॉल्स के साथ उसको स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन निकलती है। ये जो है वाइब्रेशन कम्युनिकेशन का पार्ट है, मतलब वाइब्रेशन से ये कम्युनिकेट करते हैं। ये वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन जो है ये सॉफ्टेस्ट है, हालांकि काफ़ी सॉफ्ट ये वो होती है, बट फास्टेस्ट मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन है, कि सबसे फास्टेस्ट है ये सिग्नल ट्रांसमिशन में। और अगर जो है स्टडीज़ इनके ऊपर की जाएँ तो ये हेल्प कर सकती हैं इन डिज़ाइनिंग हेयरिंग एड्स फॉर ह्यूमन विच कैन कैप्चर क्वाइटेस्ट सिग्नल एंड एम्पलीफाई टू एन ऑडिबल हेयरिंग रेंज। कि जो क्वाइटेस्ट सिग्नल मतलब छोटी से छोटी आवाज़ को भी, ऐसे सिग्नल को भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। एम्पलीफाई का मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है इतनी रेंज में कि वो सुनाई दे सके। तो अगर इसके ऊपर रिसर्च थोड़ी होती है तो ये ह्यूमन हियरिंग एड में काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स।
आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ पे आप डेली जो है क्विज हम वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।